Yes, students, today I'm going to start with the revision of the poem, your second poem, that is An Elementary School Classroom in a Slum. It is written by Stephen Spender. Do you know what is an elementary school? Elementary school is the school which starts from pre-nursery, nursery, KG. All these classes are known as elementary classes. So the school which is comprises of these classes is known as an elementary school. क्लासरूम इन अ स्लम, जो एलिमेंट्री स्कूल है उसके क्लासरूम इन अ स्लम. स्लम क्या होता है बेटा? गंदी बस्ती, झुग्गी झोपड़ी या गंदी बस्ती को हम स्लम कहते हैं. तो एक स्लम एरिया का एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम का ये एक सीन है. आपने वो देखना है, इसको ऑब्जर्व करना है कि एलिमेंट्री स्कूल जो है स्लम एरिया का वो कैसा होता है. और इट इज़ रिटन बाय द पोएट इज स्टीफन स्पेंडर. इट इज़ वेरी important that you must know about the poets of every poem. Some questions are asked about this, so just keep it in mind that elementary school classroom in slum is written by Stephen Spender. Now is the summary of the chapter of the poem. Just listen to me carefully. This is very important poem as per the point of view of exams. Is that clear? Just listen to me carefully. In this poem, the poet voices his concern for children who live all their life in slums and have no opportunity to enjoy the real blessings of life. In this poem, इस poem में the poet voices, poet ने आवाज उठाई है, his concern, अपनी चिंता दिखाई है, for children, उन बच्चों के लिए, who live all their life, जो अपने पूरे के पूरे जीवन में रहते हैं इन स्लम्स. कहाँ रहते हैं वो? स्लम, गंदी बस्ती में रहते हैं. एंड हैव नो अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय द रियल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ, जिन्होंने कभी मौका नहीं पाया टू एंजॉय द रियल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ. जीवन में दुआएं, भगवान की दुआएं, और जीवन में उन्हें कोई नेसेसरी चीज़ें भी नहीं मिल पाई. एंजॉय द रियल ब्लेसिंग्स मतलब रोटी कपड़ा और मकान जैसी रियल ब्लेसिंग्स भी जीवन की उन्हें नहीं मिल पाई. दे आर लिविंग इन अ स्लम एरिया. द पोइट सीज सम चिल्ड्रन. पोइट ने क्लासरूम का सीन क्रिएट किया. बेटा देखो, आप फील करो कि देयर इज अ स्मॉल रूम एंड सम स्टूडेंट्स आर सिटिंग ओवर देयर. जस्ट लिसन टू मी कि हाउ द स्टूडेंट्स वर देयर इन दैट classroom. The poet sees some children. Poet कुछ बच्चे देखता है sitting in a school classroom. उस elementary school के classroom में बच्चों को वो देखता है बैठे हुए in a slum. और वो जो area है, जो जहाँ पर ये school है, elementary school है, वो एक slum बस्ती है, गंदी बस्ती है. The faces of these poor children, इन बेचारे गरीब बच्चों के जो चेहरे हैं, have no signs of any warm blood रनिंग इन दैम, उनमें कोई भी गर्म खून नहीं है. अब गर्म खून का होना मतलब इनको कोई जोश नहीं है, इन्होंने कभी भरपेट खाना नहीं खाया, ये रिच नहीं है, ये अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए इनके अंदर कोई वार्म ब्लड नहीं है, ये एनर्जेटिक नहीं है, क्योंकि इनको अच्छी डाइट, न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिलता, तो इनके ब्लड में कोई वार्मथ नहीं है. इज दैट क्लियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. ये बहुत गरीब हैं, इनको भरपेट खाना भी नहीं मिलता, रहन सहन, इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत डाउन है, तो इनके अंदर वार्म ब्लड नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना ही ये एनर्जेटिक हैं. दे आर ऑल पेल एंड लुक्स लाइफलेस. ये सारे के सारे पीले पड़े हुए हैं. बेटा इनके अंदर ब्लड नहीं है, ये अच्छा खान पीन नहीं कर पाते, तो ये पीले पड़े हैं, इनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है. एंड लुक्स लाइफलेस, और ऐसे लगते हैं जैसे कि कहीं लाइफलेस हैं, कि इनमें कोई जान ही नहीं है, बहुत कमज़ोर हैं, बहुत ही वीक हैं. The untidy hair hanging around their pale faces looks like rootless weeds. बहुत ध्यान से सुनना बेटा एक एक वर्ड. द अनटाइडी हेयर, बिना बंधे हुए, बिना कॉम किए हुए हेयर. अनटाइडी हेयर कौन से होते हैं? जब आप सोकर उठते हो तो बड़े अनटाइडी हेयर होते हैं, बिकॉज आपने उनको कॉम नहीं किया, उनकी सेटिंग नहीं की. तो ये बेचारे, इनके पास कोई नहाने धोने, कोई शैम्पू करने, कोई सोप वगैरह नहीं है, तो ये इनका कोई रूटीन भी नहीं है बेटा. इन लोगों का कोई रहन सहन, खान पान, नहाना धोना, ये सब इनके पास कोई ज़्यादा इनका रूल रेगुलेशन नहीं है, तो इनके हेयर जो हैं वो अनटाइडी हैं. हेयर हैंगिंग अराउंड देयर पेल फेसेस, इनके पीले पड़े, कमज़ोर पड़े चेहरे के ऊपर
इनके बाल बिखरे बिखरे से, उबड़ खाबड़ से इनके बाल दिखाई दे रहे हैं। लुक्स लाइक रूटलेस वीड्स, ऐसे लग रहे हैं उनके बाल जो सिर पर उबड़ खाबड़ से बाल हैं जैसे कि रूटलेस वीड्स हों। वीड्स होते हैं बेटा जंगली घास। वीड्स क्या होती है? एक्स्ट्रा, जो भी फसल में खेतों में जो एक्स्ट्रा घास होती है, जो घास फूस वैसे ही अपने आप उग जाता है बेकार का, वो रूटलेस, बिना जड़ के, जैसे जड़ रहित कोई घास फूस है जो अपने आप उगे जा रहा है बिना पानी, बिना फर्टिलिटी के। तो ये सारा के सारे जब चीज़ें उगती हैं तो इनके बाल की कंपैरिजन लाइक रूटलेस वीड्स, रूटलेस वीड के साथ यहाँ पर लाइक लगाया बेटा। लाइक मीन्स यहाँ पर सिमिली है। एज और लाइक लगाकर जब आप किसी के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर इन बच्चों के जो हेयर हैं, उनके अनटाइडी जो हेयर हैं, वो उनके पेल फेसेस पर ऐसे लग रहे हैं जैसे कि रूटलेस वीड्स, बिना जड़ के घास फूस उगाती है वैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर सिमिली है। देयर इज अ टॉल गर्ल विद हर हेड वे डाउन। क्लासरूम में एक बड़ी सी लड़की है, टॉल सी, लंबी सी लड़की है, विद हर हेड वे डाउन, उसने अपना सिर नीचे झुका रखा है। लंबी सी लड़की है, बैठी हुई है नीचे और उसने अपना हेड नीचे को झुका रखा है। मतलब ये जो हेड नीचे झुकाना है बेटा, ये शौकिया नहीं झुका रखा है उसने, उसके ऊपर गरीबी की बर्डन्स हैं, जिम्मेदारियां हैं और गरीब हैं वो लोग, खुश नहीं है, इसलिए उसका सिर जो है, हेड जो है, वे डाउन किया हुआ दिखाया है कि उस नीचे की तरफ उसने गर्दन की हुई है। देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, who looks as thin as paper, और उस क्लास में एक और बच्चा है जो पेपर सीमिंग बॉय जिसे कहा गया है, उसको नाम दिया है पेपर सीमिंग बॉय कि वो पेपर की तरह इतना पतला बॉय है कि फूंक मारो उड़ जाए। एंड हैज़ स्मॉल टेरिफाइड आइज, उसकी डरी डरी सी छोटी छोटी आंखें हैं, लाइक दोज ऑफ अ रैट। आप रैट को अगर देखोगे ना बेटा तो रैट की जो आइज हैं वो बाहर को बल्जिंग होती हैं, बाहर को निकली होती हैं। तो यहाँ पर ये जो कमज़ोर सा पेपर सीमिंग बॉय है, इसकी डरी डरी सी आंखें ऐसी हैं जैसे चूहे की आंखें होती हैं, जैसे रैट की आइज बाहर को निकली होती हैं, बल्जिंग आइज होती हैं, तो वैसे ही यहाँ पर इसकी, इस पतले से लड़के की, पेपर सीमिंग बॉय की आंखें नजर आ रही हैं। बेटा एक एक क्वालिटी को आप नोट कीजिए। क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनी लाइन, from anywhere. Is that clear? Just listen to me carefully. A boy with twisted bones, और एक और बच्चा है क्लास में जिसकी हड्डियां मुड़ी तुड़ी हैं। ट्विस्टेड है मीन्स जैसे आपकी हाथ पैर की जो शेप होती है वो कहीं मुड़ तुड़ जाए, तो ये ट्विस्ट हो रखी हैं उसकी बोन्स। इज रीडिंग आउट हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो बच्चा जिसकी हड्डियां मुड़ी तुड़ी हैं, जिसके बॉडी पार्ट्स, लिम्स जो हैं वो मुड़े मुड़े से हैं, इज रीडिंग आउट हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपने टेबल, अपने जो भी नीचे, वहाँ बेटा टेबल चेयर नहीं है, वो जहाँ पर भी नीचे ज़मीन पर बैठे हैं बच्चे, तो वो वहीं पर अपनी बैठा है बस, जैसे कि कहीं अपने टेबल पर से कुछ पढ़ रहा हो, क्योंकि वो हैंडीकैप टाइप है, उसकी बॉडी जो है, उसकी बोन्स जो हैं वो ट्विस्टेड है, तो वो कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ शैतानी नहीं कर पा रहा, वो सिर्फ वहाँ पर बैठा है, ऐसे लग रहा है जैसे वो अपने डेस्क पर बैठकर पढ़ रहा है। He has swollen joints as his father has, और बेटा यही ट्विस्टेड बोन वाला जो बच्चा है उसके swollen joints हैं, उसके जितने भी joints हैं, elbows हैं, knees हैं, जितने भी उसके shoulder joint, जो भी joints हैं वो swollen हैं, वो सूज गए हैं। उसकी legs और उसकी जो arms हैं वो बहुत thin है, पतली हैं, और जो उसके जो joints हैं वो बहुत मोटे हो गए हैं, सूज गए हैं। swollen होता है सूजन आ गई है उनमें। एज हिज फादर हैज़, और ये जो बीमारी है बेटा ये उसको अपने पापा से मिली है। नाल्ड डिजीज़ है, GNARLED, नाल्ड डिजीज़ होती है बेटा एक जो लाइलाज बीमारी। तो एक ये जो है इसको अपने पापा से जो मिली है, बोन्स की, ट्विस्टेड बोन्स की बीमारी, वो ला इलाज है, उसका कोई इलाज नहीं है। तो ऐसी बीमारी इस बच्चे को अपने पापा से मिली हुई है। एट द बैक ऑफ द डिम क्लासरूम, अब एक एक करके बेटा अलग अलग बच्चों की मतलब कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया गया है, उसकी क्वालिटीज़ दिखाई गई हैं, ये आपको रट जानी चाहिए। मुझे ये ऑलवेज मतलब एकदम बाय हार्ट है, तो आपने भी ये प्लीज़ याद रखनी है, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, सो यू मस्ट लर्न ऑल दीज थिंग्स। एट द बैक ऑफ द डिम क्लासरूम, और इसी क्लासरूम के, डिम है बिल्कुल अंधकार में, इसे डिम क्लासरूम है बिकॉज यहाँ पे कोई प्रॉपर लाइट नहीं है, ना ही रूम्स के अंदर प्रॉपर विंडोज़ हैं, छोटी छोटी विंडोज़ हैं रूम में से, अंदर लाइट नहीं आ रही और ना ही इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पे बोला है एट द बैक ऑफ द डिम क्लासरूम, उसी डिम क्लासरूम के बैक में देयर इज़ अ स्वीट लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का बैठा हुआ है क्लास में। He seems to be lost in his dreams, ऐसा लग रहा है कि वो अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ है। Of what games the squirrel play in their
ट्री होम, वो देख रहा है, वहाँ बैठा है वो रूम में, छोटा सा बच्चा है जिसको भी ज़्यादा सेंस भी नहीं है, और वो ट्री होम में मतलब एक गिलहरी वहाँ पर बार बार पेड़ के ऊपर उतर जाती है, नीचे उतरती है, जाती है, नीचे उतरती है। उसी तरह से इस बच्चे की आंखों में भी सपने चल रहे हैं, ड्रीम्स चल रहे हैं उसकी आंखों में। किसकी? ये जो छोटा सा स्वीट बॉय है जिसको अभी दुनियादारी का पता ही नहीं है कि क्लासरूम में क्या है, मैं क्यों बैठा हूँ, माँ उसे छोड़ गई होगी यहाँ पे, चलो ये करो वो अपना काम कर रही होंगी, तो ये बच्चा बैठा है। तो इसकी आंखों में ही सीम्स टू बी लॉस्ट, ये खोया हुआ दिखाई पड़ रहा है। इन हिज ड्रीम्स, सपनों में खोया लग रहा है। ऑफ व्हाट गेम्स द स्क्विरल प्ले इन द ट्री होम। ट्री होम में जैसे एक स्क्विरल जो है, गिलहरी, कभी ऊपर चढ़ती है कभी नीचे चढ़ती है, तो इसके सपने भी स्क्विरल गेम की तरह बार बार इसके दिमाग में जो सपने आ रहे हैं, स्वीट बच्चे के दिमाग में, वो चेंज होते जा रहे हैं। बेटा बहुत डीप मीनिंग लिए हुए हैं ये पोएम की लाइन्स। दीज आर नॉट सो ईजी, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग केयरफुली। द वॉल्स ऑफ दिस स्मॉल क्लासरूम स्मेल ऑफ सोर क्रीम। द वॉल्स, इस क्लासरूम की जो दीवारें हैं, ऑफ दिस क्लासरूम, इस क्लासरूम की स्मेल, उनकी बहुत गंदी स्मेल आ रही है। ऑफ सोर क्रीम, जैसे सड़ी हुई क्रीम, मलाई जैसे सड़ जाती है, वैसे ही इस क्लासरूम के अंदर से सीलन की स्मेल आ रही है। बेटा जहाँ पर सीलन होती है, गीलापन होता है, जिसको किसी ने केयर टेकिंग नहीं की होती, तो इन वॉल्स में से गंदी सी स्मेल आ रही है। सोर क्रीम, समझ गए, सड़ी हुई सी क्रीम की स्मेल आ रही है। They bear the names of those who have given donations to build this क्लासरूम। और उस दीवार के ऊपर, उस सीलन भरी दीवार के ऊपर उन लोगों के नाम लिखे हैं जिन्होंने इस बिल्डिंग को बनाने में, इस रूम को बनाने में डोनेशंस दी हुई हैं, उनके नेम्स यहाँ पर दीवार पर लिखे हुए हैं। They have also the pictures of a cathedral dome, और they have also, इनके पास है द पिक्चर्स, फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं क्लासरूम में, ऑफ अ कैथेड्रल डोम। कैथेड्रल बेटा चर्च होता है, कैथेड्रल क्या होता है? चर्च का एक डोम है, एक जैसे टेम्पल के ऊपर डोम बना होता है वैसे ही वो गुंबद बना होता है, तो उसी तरह से चर्च का गुंबद का एक दृश्य है, एक ऐसी पिक्चर है, ऐसा पोस्टर लगा हुआ है क्लासरूम में जिसमें एक चर्च है, एक चर्च का सीन है। एक तो वो है, चर्च की फोटो है, एक तो क्लासरूम में लगी हुई ऑफ शेक्सपियर्स बस्ट। बस्ट क्या होता है? जैसे पासपोर्ट साइज फोटो में क्या होता है, जैसे अब मेरी जो दिख रही है आपको इसमें अपनी वीडियो में, जैसे ये पिक्चर है, दिस इज नोन एज बस्ट। दिस पार्ट, पासपोर्ट साइज सीन जितना दिख रहा है आपको मेरा चेहरा, दैट इज नोन एज बस्ट। तो यहाँ पर जो शेक्सपियर का बस्ट की एक फोटो, शेक्सपियर के हेड या शेक्सपियर की पासपोर्ट साइज फोटो एक वहाँ पर लगी हुई है वॉल पर। ऑफ अ क्लाउडलेस डॉन एंड अ फ्लावरी वैली। अब बेटा ये सारे पोस्टर्स क्लासरूम में लगे हुए हैं, देखिए। ऑफ अ क्लाउडलेस डॉन, एक है बादलों रहित सूर्योदय। डॉन होता है अर्ली मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का एक सीन है, एक और पोस्टर है। एक तो हो गया, देखो आपने देख लिया है, एक तो था कैथेड्रल, चर्च की फोटो थी, दूसरा था शेक्सपियर का हेड था, मतलब शेक्सपियर का ऊपर का पार्ट था। ऑफ द क्लाउडलेस डॉन, एक और वैली का सीन है, बड़ी प्यारी सी वैली है जिसमें बादल रहित सुबह का दृश्य है। ऑफ द फ्लावरी वैली, वो फूलों से भरी एक घाटी का सीन है। ऑफ टायरोलीज, इस वैली को बेटा यहाँ पे नाम गलत दिया, टायरोलीज है, TYROLES। टायरोलीज वैली का दृश्य है जिसमें फ्लावर हैं, बेल शेप्ड फ्लावर हैं। बेटा उसमें जो फ्लावर है ना, जैसे मंदिर की घंटी होती है उसकी जो शेप होती है, वैसी शेप के ट्यूलिप टाइप यहाँ पर फ्लावर्स हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा अर्ली मॉर्निंग का सीन है, क्लाउडलेस अर्ली मॉर्निंग का सीन है, और उसकी फोटोग्राफ भी यहाँ पर लगी हुई है। ये क्लियर हो गया बेटा। एक और है, अ बिग ओपन हैंडेड मैप इज ऑल्सो हैंगिंग ऑन द वॉल। एक मैप है, ओपन हैंडेड मैप क्या है बेटा? एक तरफ से वो शायद पेस्टेड नहीं है, एक खाली एवं ही टंगा हुआ एक मैप है ऑन द वॉल, एक वॉल पर मैप लगा हुआ है। इट शोज ऑल द सीज एंड लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड हैज, और उस मैप के अंदर सारे के सारे समुद्र और जितनी भी भूमि है, एक वर्ल्ड मैप वहाँ पर लगा हुआ है। तो वो मैप वहाँ पर टंगा हुआ है जिसका कोई यूज नहीं है। अब क्यों यूज नहीं है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। बट द वर्ल्ड दैट दीज पुअर चिल्ड्रन सी इज,
नॉट दिस वर्ल्ड ऑफ द मैप। अब याद रखना बेटा, ये जहाँ पर जिस स्कूल में पढ़ने आ रहे हैं बच्चे, वहाँ पर कोई टीचर कभी नहीं आता पढ़ाने के लिए। सरकारी स्कूल है ये, गवर्नमेंट स्कूल में नोबडी इज देयर टू टीच देम। कोई गलती से भी कोई टीचर कभी फटका ही नहीं आकर। मे बी टीचर लगे हुए हों, सैलरी लेते हों, पर यहाँ पर कभी किसी ने पढ़ाने आने का कष्ट नहीं किया। तो याद रखना, बट द वर्ल्ड दैट दीज पुअर चिल्ड्रन, पर ये जो वर्ल्ड मैप में इनकी दुनिया नहीं है। जो वर्ल्ड मैप है उसमें सारी दुनिया है, पूरा संसार है, परंतु ये जो बच्चे जिस दुनिया में रहते हैं, जिस स्लम बस्ती में रहते हैं, उस जैसी जगह का कोई नामो निशान इनके मैप पे नहीं है। तो इसमें जो वर्ल्ड है, इट शोज ऑल द सीज एंड लैंड्स, इसमें सारे के सारे समुद्र और जमीन है। बट द वर्ल्ड दैट दीज पुअर चिल्ड्रन, जो इन पुअर चिल्ड्रन का बच्चों का संसार है, सी इज नॉट दिस वर्ल्ड ऑफ द मैप। इस वर्ल्ड मैप में इनकी कोई चीज नहीं है। इट इज अ वर्ल्ड दे सी फ्रॉम द विंडोज ऑफ द देयर क्लासरूम। इनकी दुनिया बेटा, इन्होंने बाहर की दुनिया ना कभी ये लेकर गए इन्हें कोई, ना किसी ने पढ़ाया इनको। तो ये इन्होंने तो सिर्फ अपने क्लासरूम की विंडो से जहाँ तक उनकी नज़र जाती है, सिर्फ इनकी दुनिया वहाँ तक है। इनके पास कोई गाड़ी नहीं है, कोई साइकिल नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है, कोई गाड़ी ने लेने नहीं आती यहाँ पे। तो इनको कभी बाहर जाने का मौका ही नहीं मिला। जहाँ तक ये पैदल चल पाते हैं या जहाँ तक इनकी नज़र जा पाती है, इनकी दुनिया सिर्फ उतनी है जो कि इस वर्ल्ड मैप में कहीं दर्शाई नहीं गई है। इट इज़ अ वर्ल्ड दैट शोज देम ओनली अ फॉगी स्ट्रीट अंडर अ डल स्काई। इनकी जो दुनिया है बेटा, बहुत ध्यान से समझना, इट इज़ अ वर्ल्ड, इनका जो संसार है, इन स्लम एरिया के बच्चों का जो संसार है, दैट शोज देम, वो उन्हें दिखाता है ओनली अ फॉगी स्ट्रीट अंडर अ डल स्काई। इनके जो रास्ते हैं वो फॉगी हैं, धुंधले हैं। फॉग क्या होती है? धुंध होती है। इनकी गलियां धुंधली हैं अंडर अ डल स्काई। डल स्काई क्यों है बेटा? स्काई तो आप देखोगे कभी स्काई का कलर चेंज नहीं होता, परंतु यहाँ पर डल स्काई क्यों बताया है? क्योंकि इनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, इनको कोई एजुकेशन देने वाला नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं, ना ये बाहर जा सकते हैं, ना कोई इन्हें पढ़ाने आता है। तो इनकी जो गलियां हैं अंधकारमयी है, इनका फ्यूचर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है। ना तो इनको पढ़ने के लिए कुछ बिठाया जाता है, ना कोई पढ़ाता है। और आसमान भी इनका डल इसलिए बताया, ये नहीं कि इनके लिए आसमान को अलग से आया। आसमान इनका डल क्यों है? क्योंकि इनके पास इग्नोरेंस है, ये इलिटरेट हैं, इनको कोई पढ़ाता नहीं है। तो इनके रास्ते भी अंधकारमयी हैं और इनका स्काई भी, जो इनकी प्रोटेक्शन करने वाले हैं, वो भी डल है। कोई इनकी केयर टेकिंग नहीं करता। ये अंडरस्टैंड करो बेटा, डीप मीनिंग है इसका। इट इज़ अ वर्ल्ड फार फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ द रिवर्स एंड केप्स। इनकी जो दुनिया है, इट इज़ अ वर्ल्ड, ये उनकी जो दुनिया है, फार फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ रिवर्स। इन्होंने कभी रिवर्स नहीं देखी। एंड केप, केप होती है पानी की जो खाड़ी होती है, वो इन्होंने कभी नहीं देखी, कभी रिवर्स नहीं देखी। इट इज़ फार डिफरेंट फ्रॉम द स्टार्स ऑफ द वर्ड्स प्रोमिस्ड बाय देम बाय द पॉलिटिशियंस। इट इज़ फार डिफरेंट, इनकी दुनिया जो है बहुत परे है, फ्रॉम द स्टार्स ऑफ वर्ड्स, कि जो शब्द कहे गए थे, प्रॉमिस किए गए थे, फ्रॉम देम, फॉर देम, बाय द पॉलिटिशियंस। पॉलिटिशियंस ने यहाँ आकर जब इनसे वोट मांगी तो इन्हें बहुत सारे झूठे वायदे किए थे, तुम्हारे लिए स्कूल खुलवाएंगे, तुम्हारे लिए टीचर लगवाएंगे, तुम्हारे लिए हॉस्पिटल बनवाएंगे, तुम्हारे लिए गलियाँ बनवाएंगे, लाइट्स लगवाएंगे। तो ऐसे बहुत झूठे वायदे इनके साथ किए गए, पर एक भी वायदा फुलफिल नहीं किया गया। याद रखना, ये पोएट जो हमारे स्टीफन स्पेंडर हैं, ये किसी की भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, उनकी प्रॉब्लम पर ही ये पोएम्स लिखते हैं, राइटिंग्स लिखते हैं। तो इन्होंने बेचारे इन स्लम एरिया के बच्चों की हालत बताई है कि इनसे लोग झूठे वायदे करके इनसे वोट ले जाते हैं और कोई दोबारा आकर इनको शक्ल तक नहीं दिखाता। इनके लिए स्कूल के नाम पर, दिखावे के नाम पर एक बिल्डिंग के एक कमरा बना दिया है, पर वहाँ पर कभी कोई गलती से भी टीचर पढ़ाने नहीं आया। Yes, the poet says that the pictures and maps hung on the walls of the classroom have no meaning for these poor children. इनकी क्लासरूम में जितनी भी पिक्चर्स लगी हैं, चाहे वो शेक्सपियर की है, टारोलीज वैली की है और चर्च की है, कुछ भी जो भी बनी है, वो सब इनके लिए, जो वर्ल्ड मैप है, वो इनके लिए कोई मीनिंग ही नहीं रखता। क्योंकि इन्हें नहीं पता शेक्सपियर कौन है, इन्हें नहीं पता, वैली इन्हें सुंदर जरूर लगती है, शेक्सपियर को ये नहीं जानते। क्योंकि जो पोइट्स और राइटर्स की फोटोग्राफ्स होती हैं वो बेटा कलरफुल नहीं होती, हीरो हीरोइंस की फोटोज़ की तरह नहीं होती, वो ब्लैक एंड वाइट होती हैं। तो उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। दे कैन ओनली अराउज इन them temptation that will lead to
लेट देम टू स्टील। और जो टायरोलिस वैली जैसी सुंदर पिक्चर्स लगी हैं, कुछ कैथेड्रल की है, जो सुंदर फूलों के दृश्य हैं, वो सिर्फ इन्हें अट्रैक्ट करते हैं कि इन्हें वो चुरा कर ले जाएं क्योंकि वो सुंदर लग रही हैं। दीज चिल्ड्रन spend all their lives in homes that are no better than cramped holes। इन्होंने अपनी जिंदगी पूरी की पूरी उन होल्स में बिताई है जो कि एक टूटे फूटे होल जैसी है। बेटा इनका जो रहन सहन है ना, वो ये पाइपों में रहते हैं। आप पता है बॉम्बे जाओगे तो बॉम्बे में जितने भी स्लम एरिया के लोग हैं, मैंने तो इवन ट्रेन में जाकर देखा है कि वो जब हम ट्रेन से जाते थे तो ये लोग पाइप्स में, इनका घर होता था पाइप में ही। ये लोग बड़े बड़े पाइप्स हैं, वो वेस्ट पाइप्स हैं, और उन्हीं वेस्ट पाइप्स में ही इनका घर होता था। तो वही क्रैम्ड होल्स में ही रहते हैं, टूटे फूटे घरों में, टूटे फूटे इन्होंने टेंट या कुछ भी लगा रखे हैं, टेम्परेरी हाउसेस में ही रहते हैं, वही इनका एक्चुअली घर है। तो उस टूटे फूटे घर को यहाँ पर वर्ड दिया है क्रैम्ड होल्स, कि ये पूरी लाइफ अपनी उन्हीं क्रैम्ड होल्स में निकाल देते हैं। इज दैट क्लियर? दे आर सो वीक, ये इतने कमजोर हैं, एंड थिन, इतने पतले हैं, दैट देयर बोन्स कैन बी क्लियरली सीन अंडर देयर स्किन। ये इतने पतले, इतने कमजोर हैं कि इनकी बोन्स जो है, इनकी बोन्स जो हैं स्किन में से झांक रही होती हैं। इनकी स्किन के अंदर से सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही होती हैं। फॉर दीज चिल्ड्रन, इन बच्चों के लिए मैप्स ऑफ द वर्ल्ड हैव नो मीनिंग। इस संसार के मैप का इनके लिए कोई अर्थ नहीं है। इन प्लेस ऑफ दीज मैप्स, इन मैप्स की जगह देयर शुड बी पिक्चर्स ऑफ स्लम एज बिग एज डूम्स। इनकी पिक्चर्स की जगह तो इनके स्लम की पिक्चर इनके जीवन में है। इनका जो संसार है बेटा वो स्लम से भरा हुआ है। इनका वर्ल्ड जो है वो सिर्फ गंदी बस्ती है, जो कि डूम क्या होता है? अंत होना, जो इनके अंत की ओर प्रतीक दिखा रही है। डूम होता है एंड हो जाना, पतन हो जाना, खत्म हो जाना। इनकी दुनिया जो है वो खत्म होती सी प्रतीत हो रही है। The poet calls upon the school governors, inspectors, and also the visitors to such schools to take these children out of the slums। जो पोएट है वो गवर्नर को पुकारता है, इंस्पेक्टर्स को पुकारता है, एंड ऑल्सो द विजिटर्स, जितने भी विजिटर्स वहाँ आते हैं उन सबको पुकारता है, टू स्कूल, सच स्कूल्स, ऐसे स्कूल्स में बुलाता है, टू टेक दीज चिल्ड्रन आउट ऑफ द स्लम्स, और कहता है कि तुम इन सब बच्चों को इनके स्लम एरिया से बाहर लेकर जाओ। गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर्स प्लीज आइए और इन बच्चों को कहीं बाहर लेकर जाइए। दे शुड टेक देम आउट ऑफ दीज प्लेसेस, उन्हें इन जगहों से बाहर लेकर जाइए, दैट आर नो बेटर देन कैटाकॉम्स। इनके लिए कैटाकॉम्स है कब्रिस्तान। कैटाकॉम क्या होता है बेटा? कब्रिस्तान। इनकी जो ये जगह है वो किसी कब्रिस्तान से कम नहीं है। कृपया करके इन्हें दुनिया दिखाइए, इन्हें संसार दिखाइए। They should take these poor children to places where they can play in the green fields and ऑन द गोल्डन सैंड। इन्हें वहाँ ले जाइए जहाँ ये हरे हरे खेत देख सकें और ग्रीन ग्रीन फील्ड्स देख सकें, और गोल्डन सैंड पर इन्हें डेजर्ट दिखाइए, ग्रीन फील्ड्स दिखाइए, खेत दिखाइए। दे शुड बी केप्ट इन प्लेसेस वेयर दे कैन नॉट ओनली रीड फ्रॉम देयर बुक्स। हाँ, इनको दे शुड केप्ट इन प्लेसेस, इनको उस जगह पर ले जाया जाना चाहिए वेयर दे कैन नॉट ओनली रीड फ्रॉम देयर बुक्स, केवल जहाँ बुक्स से ही ना पढ़ें बल्कि एक्चुअल संसार को भी देख सकें। बट ऑल्सो प्ले अमंग द ट्रीज, ये ट्रीज में प्रैक्टिकली घूम सकें, पिकनिक मना सकें, एंजॉय कर सकें, ऐसी जगह पर इन्हें ले जाइए, इन्हें प्रैक्टिकली कहीं ले जाकर इनको दिखाइए। द पोएट सेज दैट हिस्ट्री बिलोंग्स ओनली टू दोज नेशंस वेयर चिल्ड्रन कैन लिव फ्रीली। अब पोइट कहता है कि एक देश की जो हिस्ट्री है, उन्हीं देशों की हिस्ट्री जो है महान होती है जहाँ के बच्चे फ्रीली एंड एंजॉय ऑल द ब्लेसिंग्स अंडर द सन। जो सूर्य देवता के नीचे, वहाँ पर बच्चों को सभी इच्छाएं उनकी पूर्ण होती है, रोटी कपड़ा और मकान और उन्हें जितनी भी ज़रूरतें हैं वो अगर उनकी पूरी होती है तो उन्हीं देशों की हिस्ट्री जो है महान होती है। ये बात स्टीफन स्पेंडर ने कही है। किसके बारे में कही है? इन बच्चों के बारे में, कि इनको दुनिया दिखाओ, इनको सारी चीज़ें दिखाओ। इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम के बच्चों को भी बाहर ले जाओ, इन्हें शिक्षा दो, इन्हें पढ़ाओ, क्योंकि बेटा इनके पास कभी कोई टीचर पढ़ाने ही नहीं आया। तो यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर ने जब इनकी हालत देखी तो इनके ऊपर पोएम लिखी और इससे गवर्नमेंट का ध्यान कहीं ना कहीं इनकी ओर दिखाया है। जैसे लेटर टू एडिटर में आप क्या करते हो, अपनी प्रॉब्लम को दिखाते हो, तो यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर जो पोएट हैं उन्होंने इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम के बच्चों की स्थिति को
क्या किया है, दिखाया है, दर्शाया है कि आप देखिए इन बच्चों की हालत, कितना बुरा हाल है इन लोगों का, इनको भी दुनिया दिखाइए, इनके लिए भी कुछ कीजिए. So this is very very important poem. Go through all the comprehension stanzas of this poem for examination point of view, and this will also come in your first semester paper. Is that clear? So prepare it well. These are the revision days going on, and the chapters which I'm covering over here, these will come in the exams. So all the best for the exams and revise everything thoroughly. Thank you.